नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान में, जिसमें आज हम रजवाड़ों और उनके विलय के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार भारतीय रजवाड़े भारत में शामिल हुए थे। तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि ब्रिटिश इंडिया दो भागों में बटा हुआ था। एक तो था वह हिस्सा जो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारत प्रांत के रूप में जाना जाता था, और दूसरा था हिस्सा वह था देसी रजवाड़ों का। इसमें आगे बताया गया है, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारत प्रांत पर अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण था। दूसरी तरफ बड़े आकार के कुछ छोटे राज्य थे। इन्हें रजवाड़े कहा जाता था, जो कि इनके अलग राजा होते थे। इन पर नियंत्रण राजा द्वारा किया जाता था। राजाओं ने ब्रिटिश की अधीनता या उन्हें सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी, और इनके अंतर्गत वह अपने राज्य के घरेलू मामले और शासन चलाने के लिए अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे। प्रत्येक 4 भारतीयों में से किसी एक रजवाड़े की प्रजा थी। इसकी प्रमुख समस्या क्या क्या थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि जो ये भारतीय रजवाड़े हैं, ये या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या फिर ये पाकिस्तान में शामिल हो, या फिर भारत में, या फिर यह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। इसमें आगे बताया गया है कि रजवाड़ों की संख्या 565 थी। ब्रिटिश राज समाप्त होने के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद रहने के लिए इन देसी रजवाड़ों को कहा गया था। अंग्रेजी राज का नज़रिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने वाले स्वतंत्र हैसियत का रजवाड़ों की प्रजा के रूप में जाना जाएगा। इसमें आगे बताया गया है कि यह फैसला राजाओं के ऊपर छोड़ दिया गया था कि ये स्वतंत्र हो या फिर किसी एक देश के साथ मिल जाए या अपना एक अस्तित्व अलग बनाए, तो इन्होंने डिसाइड करना था। आगे यह चित्र है जो कि दर्शाया गया है कि जो ये नीले क्षेत्र है, यह तो है रजवाड़ों के। यह नीले क्षेत्र जो भी है, ये सभी रजवाड़ों के क्षेत्र है, और जो ये पीला क्षेत्र है, यह है भारतीय प्रांत है, जो कि ब्रिटिश गवर्नर के नियंत्रण में थे। आज के पूर्व पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, यह भी दर्शाया गया है। इसमें आगे बताया गया है कि इस समस्या से अपने तेवर जल्दी दिखाने शुरू कर दिए थे। सबसे पहले इसने अपने तेवर त्रिकोण, इसमें बताया गया है कि इसमें सबसे पहले अपना जो तेवर है उसे त्रावणकोर के राजा ने अपने को आज़ाद करने के लिए घोषणा कर दी थी। अगले ही दिन हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसे ही घोषणा की। कुछ शासन, मसलन भोपाल के नवाब, संविधान सभा में शामिल भी नहीं हुए थे। रजवाड़ों के शासन के रवैये से यह बात साफ हो गई थी कि यह आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में बट जाना तय था, पर लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में पड़ जाता। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर था। हमें भारत में लोकतंत्र स्थापित करना था, ना कि राजतंत्र। तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार रजवाड़ों से निपटने के लिए, इन्हें भारतीय में शामिल करने के लिए क्या क्या नीतियाँ अपनाई गई। इसमें आगे बताया गया है कि छोटे छोटे विभिन्न आकार के देशों में बट जाने से इस समस्या के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़े रुख अपनाया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया। रजवाड़े मन मर्जी के रास्ते चुनने के लिए छोड़ दिया जाए, यह इन मुस्लिम लीग का मानना था। रजवाड़ों ने मनमानी समझदार सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई इन्हें सभी को एक संपूर्ण भारत में बदलने की। इसके अतिरिक्त
रजवाड़ों को उन्हें भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी किया गया और यह लेकिन इसमें अपने आप में जटिल काम था। यह बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहल कदम थी, जरूरी था। मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा जो कि 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे और सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े थे। अन्य देसी रजवाड़े थे। इसमें आगे बताया गया है कि देसी रजवाड़ों की इन चर्चा की 3 बातें महत्वपूर्ण थी। पहली तो थी कि अधिकतर रजवाड़े के जो लोग थे भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात दूसरी बात यह थी कि भारतीय सरकार का रुख लचीला था और वह कुछ इलाके को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर। हम जानते हैं कि 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो कि अब खत्म हो गई है। इसमें आगे बताया गया है कि भारतीय सरकार का रुख लचीला था। इसमें आगे बताया गया भारतीय सरकार ने विभिन्नताओं को सम्मान देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मांग और इनकी स्पष्ट करने के लिए यह रुख अपनाया। तीसरी बात थी विभाजन की पृष्ठभूमि के विभिन्न इलाके के समीकरण के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल ज़्यादा अहम उठ गए थे। संपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़ों के सीमांकन में हिंदुस्तान में शामिल कर लिया गया और 15 अगस्त 1947 से पहले से ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। अधिकतर रजवाड़े विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि कौन कौन से रजवाड़े थे जो भारतीय संघ में शामिल बड़ी कठिनाई से किए गए। एक तो जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासत थी, जो बाकी की तुलना में बहुत कठिन साबित हुई। हम हैदराबाद और मणिपुर के बारे में इसमें बात करेंगे और कश्मीर के विलय के बारे में 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है, यह देखिए चित्र, यह पहला चित्र यह तो है निजाम, वहाँ के राजा हैदराबाद के, और यह है सरदार पटेल जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे और साथ ही साथ उप प्रधानमंत्री भी। इसमें बताया गया कि किस प्रकार हैदराबाद का विलय हुआ। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी रियासत थी। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी हुई थी। इसे पुराने हैदराबाद के कुछ इलाके आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक और बाकी कई हिस्से आंध्र प्रदेश में भी है। हैदराबाद के शासक को निजाम नाम से जाना जाता है। वह दुनिया में सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। निजाम ने 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने के लिए एक समझौता किया था। यह समझौता 1 साल के लिए था। इसके बीच ही सरकार ने हैदराबाद को मिलाने के लिए अनेक योजनाएं बनाई और वह सफल रही। इसके अंतर्गत ऑपरेशन पावा नाम का चलाया था, जिसे भारतीय संघ में शामिल किया गया। इसमें आगे बताया गया है, इस दौरान हैदराबाद की रियासत के लोग बीच निजाम के शासक के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। तेलंगाना के कई इलाके जो कि किसान के थे, निजाम के खिलाफ दमनकारी नीति शासन के खास तौर पर दुखी थे। वह निजाम के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते थे। महिला भी निजाम के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती थी। उनके जुल्म और जो उनके ऊपर अत्याचार किए गए थे, महिला भी इस आंदोलन में बड़ी संख्याओं में जुटी। हैदराबाद शहर का इस
आंदोलन का गढ़ बन चुका था। कम्युनिस्ट और हैदराबादी कांग्रेस ने इस आंदोलन की अग्रमीण कहेत की अग्रिम पंक्ति में आंदोलन को देखा। निजाम के लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया गया जिसे रजाकार कहा जाता है। रजाकार अव्वल दर्जे के संप्रदाय और अत्याचारी थे। रजाकार ने गैर मुसलमानों पर खास तौर पर जुल्म ढाए। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार भारत में मिलाया गया। रजाकार ने लूटपाट मचाते थे और अत्याचार बलात्कार पर उतारू रहते थे। उनका मानना है कि 1948 के सितंबर में भारतीय सेना ने निजाम की सेना जो कि रजाकार थी उस पर नियंत्रण पा लिया और हैदराबाद पहुंची। रुक रुक कर लड़ाई चली। इसके बाद आत्मसमर्पण कर दिया निजाम के अर्धसैनिक बल जो कि रजाकार के नाम से जाने जाते थे और भारत में हैदराबाद का विलय हो गया। मणिपुर में बताया गया है आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के राजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपने रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी एवज में यह उन्होंने आश्वासन दिया था कि मणिपुर के आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाए और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार राजतंत्र कायम किया। मणिपुर भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए थे और यह चुनाव सफल भी हुए थे। मणिपुर की विधानसभा में भारत के विलय के सवाल पर गहन मतभेद थे। चुनाव मणिपुर के कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टी इसके खिलाफ थी। मणिपुर की निर्वाचन विधान के परामर्श किए बगैर भारतीय सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि भारतीय संघ में शामिल होने के इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत सरकार को इसमें सफलता मिली और मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध था और नाराजगी थी जो कि आज भी देखा जाता है। राज्य और पुनर्गठन यह हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार भारत ने अपने राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग का निर्माण किया और उस पर कैसे नियंत्रण स्थापित किया। इसमें विभिन्न आंदोलनों के द्वारा अपने अपने राज्य की मांग उठाने के लिए लोग आगे बढ़े और अपने राज्य को बनाने के लिए सफल रहे या नहीं, इसके बारे में अगली वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।